हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसके बाद आपको कौन सा मैराथन वीडियो चाहिए, ठीक है, 6 to 8 या 9 10 या 11 12 जो भी चाहिए आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। उसको जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा उसका ही वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। यानी अगर 6 to 8 अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो उसका वीडियो मैराथन आएगा, या 9 10 का अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो 9 10 का बनेगा। अगर 11 12 का ज़्यादा कमेंट आता है, ठीक है, उसका वीडियो बनेगा मैराथन। लेकिन यह जो मैराथन होगा केवल भूगोल विषय के क्वेश्चन का मैराथन होगा, ठीक है। यह नहीं आप लोग इतिहास या पॉलिटिकल साइंस ये सब कहेंगे तो नहीं होगा। केवल भूगोल विषय के मैराथन वीडियो आएंगे 6 to 8, ठीक है, 9 10 और 11 12। किसका मैराथन चाहिए भूगोल विषय का, ठीक है, आप लोग कमेंट करें। जो जो कमेंट ज़्यादा होगा उसी का मैराथन वीडियो हम, ठीक है, आज 14 तारीख है, मतलब 16 को लाएंगे। देखते हैं किसका कमेंट ज़्यादा आता है। तो शुरू करते हैं। आज का मैराथन वीडियो है वो 220 क्वेश्चन का है, ठीक है। यह 220 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे आपको एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। आपको यह वीडियो कम से कम जब तक एग्जाम पीजीटी का, यह वीडियो अधिकांशतः पीजीटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो 6 से 7 क्वेश्चन इन 220 क्वेश्चनों में से 100% आएंगे, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आप लोग खुद आइएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, यानी एग्जाम तक 22 तारीख को एग्जाम है तो 21 तारीख तक कम से कम 3-4 बार देखेंगे ज़रूर। और देखिएगा आपको एग्जाम में बहुत लाभ होगा, ठीक। अगर आप लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अगर भूगोल विषय का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो 70543512 पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और TRE 4 जो अगस्त माह में आने वाली है, ठीक, उसके लिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जो भी TRE 3 में हमारा नोट्स प्राप्त किया होगा उसकी तैयारी 100% बढ़िया हुई होगी, ठीक है। और जो TRE 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं 22 तारीख को एग्ज़ाम के लिए, अभी भी अगर हमारे जो जून माह में हमने 10 प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ था, अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो एग्ज़ाम के बाद आप निश्चित तौर पे पछताएंगे। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी जो TRE 3 के लिए जून माह में हमारे द्वारा कराए गए प्रैक्टिस सेट को नहीं लिया है वह लोग ज़रूर ले लें। अभी आपको पास 6-7 दिन का समय है। अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को 6-7 दिन में बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अलग से नोट करके बार बार रिवीजन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आपको कम से कम एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन का फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। तो अगर उस प्रैक्टिस सेट को TRE 3 वाले लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यह इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। यह यूनानी भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ए है पत्थर, बी है जल उद्यान, सी है मैदान, डी है इत्यादि। ई में से कोई नहीं, तो इसको मैदान को कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कारण से संबंध से जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए, क्यों, ठीक है। क्यों जो है कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो जो इतिहास होता है यह कालिक संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा बी, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कक्षा 11 का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत NCERT पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आय को प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर सी 460 करोड़। इसको अगर अरब में करेंगे 4.6 अरब होगा, क्योंकि 100 करोड़ बराबर 1 अरब होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी अवधि है? तो ईओन है, यह सबसे लंबी अवधि है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। ये है सूर्य व पृथ्वी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, बिल्कुल गलत है। सूर्य व शुद्ध ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रहों को भीतरी ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का सी 3 अरब 80 करोड़, यानी 380 अगर करोड़ दिया रहा है ये भी सही हो जाएगा। 3 अरब 80 करोड़ दिया है ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ज्वालामुखी प्रत्यक्ष साधन है। NCERT में आपका भूकंप जो दिया है यह अप्रत्यक्ष स्रोत में दिया हुआ है, इसलिए आप लोग
भूकंप को मानेंगे। अगर धरातली चट्टान रहेगा वो भी प्रत्यक्ष स्रोत होगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो यह प्रवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल व ऊपरी मेटल स्थलमंडल को वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगों में से चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है? तो यह पी तरंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं। निम्न में से कौन भूकंपी निम्न में भूकंप तरंगे में से कौन चट्टानों को उभार व गर्त बना देती है? तो यह यस तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से भूकंप तरंगों में से कौन चट्टानों में को विस्थापित कर देती है? तो यह यल तरंगे, यानी धरातली तरंगे चट्टानों को विस्थापित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी अवधि है? तो ईओन है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। पोलर फ्लोइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ठीक है, तो अंटार्कटिका लघु प्लेट नहीं है, जबकि नजका और फिलीपीन लघु प्लेट है। प्रमुख प्लेटें कितनी हैं पूरे पृथ्वी पे? 7। ठीक है, लघु प्लेटें 20 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। यह हैरी हेस ने नहीं कहा था, यह महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत में वेगनर महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 19। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह का प्लेट सीमा है? तो यह महाद्वीपीय अभिसरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न से कौन सा ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी, सिलिका और एल्यूमिनियम ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न से कौन सा कायांतरिक सेलों का प्रमुख लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी, क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो माइका जो है यह एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है, जबकि चांदी और स्वर्ण एकमात्र खनिज वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो हीरा जो है यह कठोरतम खनिज है। अगर हीरा ऑप्शन में न रहे तो कोरंडम हो जाएगा। ठीक है, कोरंडम, क्योंकि हीरा सबसे कठोर है, उससे थोड़ा कम कठोर कोरंडम है। तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर कोरंडम ऑप्शन में है, हीरा नहीं है, तो हीरा नहीं हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा। ठीक है, हीरा सबसे अधिक है, हीरा को अगर हटा कोरंडम यहाँ कर दे तो कोरंडम भी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है। निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? ठीक है, तो संगमरमर जो है अवसादी नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 का सी जो है संगमरमर अवसादी नहीं है, क्योंकि संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसने प्रथम होगा? ठीक है, यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो यह अब्राहम आर्टेलियस महोदय ने किया था। 25 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपवर्तन जो है यह अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह 220 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कक्षा 11, 12 जो 4 बुक के हैं, उन चारों बुक के जो अभ्यास प्रश्न हैं, इसको हमने इसमें कराया हुआ है। इस अभ्यास प्रश्न से आपको एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको उस अभ्यास प्रश्न में से एक भी क्वेश्चन मान लीजिए गलत करते हैं तो आप समझ लीजिए लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग कम से कम 4-5 बार, जितनी बार मतलब संभव हो सके, मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा, उसको आप 2 गुणे पे करके चलाएंगे स्पीड बढ़ा के, तो आपको 30 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन आराम से देख लेंगे। और अगर 6-7 बार देख लेते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा तो क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ऑप्शन कराया हुआ है, और आप जब बुक पढ़ेंगे उसमें 4 ही ऑप्शन होगा, तो 5 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करती है, जबकि ग्रेनाइट और क्वार्टज को नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 28। मलबा अवधाब को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो उसको तीव्र प्रवाही बृहत संचलन में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। स्थलरूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव का प्रमुख होता है? तो तरुणावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 देखते हैं। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो उसको कहते हैं कैनियन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो यह चूना पत्थर प्रदेशों में। तो 31 हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपित शब्द को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर सी, अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांचे होते हैं, इस तरह से लेपिज होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 33 गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले और किनारे खड़े ढाल वाले अवतल होते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्क। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो यह है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 35 वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो वह है क्षोममंडल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 36 समुद्री नमक पराग राग धुआं की कालीमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो यह धूलकण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पाई जाती है? तो यह 90 किलोमीटर ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 39 निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जलवाष्प भी वही हाल है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और भौमिकीय विकिरण के लिए अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है? तो यह 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पे। ठीक है, अगला देखते हैं 41 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुक्तः गर्म होता है? तो यह लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुदाब होगा? तो यह 900 मिलीबार होता है। 10 ठीक है 10 मीटर ऊंचाई पर जाने पे 1 मिलीबार वायुदाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 43 अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण प्राय कहाँ होता है? तो यह विषुवत रेखा पे होता है। ठीक है, जब उत्तर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पूछेगा तो कर्क रेखा पे होगा, जबकि दक्षिण पूछेगा तो वह मकर रेखा पे होगा। क्वेश्चन नंबर 44 उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पौने की दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध है अगर निम्न वायुदाब के चारों तरफ पौने की जो दिशा होगी घड़ी की सुई के विपरीत होगी, क्योंकि यह चक्रवात की बात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है, या शीतोष्णकटिबंधीय अगर चक्रवात है उसमें भी यही स्थिति होती है, जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है? घड़ी की सुई के अनुरूप होगी, इसमें घड़ी की सुई के विपरीत होगी। क्वेश्चन नंबर 45 वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्न से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी साइबेरिया का मैदानी भाग। क्वेश्चन नंबर 46 मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47 निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बी वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा बी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में जल जो होता है द्रव से गैस में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दिशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो उसे कहते हैं संतृप्त हवा। क्वेश्चन नंबर 49 देते हैं निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो यह प्रसाब मेघ है। क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं कोपेन के एक प्रकार की जलवायु के लिए निम्न से कौन सी दशा प्रदर्शित करती है? तो ए है सभी महीनों में उच्च वर्षा, बी है सबसे ठंडे महीनों का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सी है सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सभी महीनों में औसत जो मासिक तापमान होगा वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो इनका जो पद्धति था वह आनुभविक पद्धति था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह ए भारतीय क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा सी ए मानसूनी प्रकार की जलवायु। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तर भारत के मैदान के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा? तो उसको कहते हैं CWG। गंगा का मैदान के लिए CWG उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया था? तो यह 1998। क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं नीचे दिए गए 4 जलवायु समूहों में से कौन सा ठीक है 10 आर्द्र कौन यहाँ आर्द्र होना चाहिए था, मिस्टेक है टाइपिंग, कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? तो उसका राइट आंसर अभी ACDE। ठीक है, ACD और ये तीनों जो जलवायु दशा है यह आर्द्र है, जबकि बी जो है यह शुष्क है। क्वेश्चन बता देते हैं 56 उस तत्व की पहचान कर जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो जलीय चक्र का भाग इसमें कौन सा नहीं है यह पहचान करना है। तो जलयोजन क्रिया जो है जलीय चक्र का भाग नहीं है, जलयोजन
क्रिया रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। इसमें जो होती है चट्टानें जो लवण युक्त होती है घुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। तो यह 20 से यहाँ 200 से 2000 मीटर के बीच होती है। 57 का हो जाएगा सी। महाद्वीपीय जो ढाल होता है इसको 200 से 2000 मीटर के बीच इसकी गहराई होती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा लघु उच्चावच आकृति महासागरों में पाई जाती है। ए है समुद्री टीला, बी है प्रवाल द्वीप, सी है निमग्न द्वीप, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से यदि तीनों जो है यह लघु उच्चावच वाली आकृति जो है महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो 1000 ग्राम में व्याप्त लवण को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। ए है हिंद, बी है अटलांटिक, सी है प्रशांत, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ये हिंद महासागर। ठीक है, इससे भी छोटा है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 61, महासागरीय जल को ऊपर एवं नीचे की गति किससे संबंधित है। तो यह ज्वार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, बृहत ज्वार आने का कारण है। तो ए है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी का पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण, बी है सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण, डी है तटरेखा का तंतुरित होना, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, चंद्रमा का एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, लघु ज्वार आने का कारण है। तो इसका भी राइट आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के समकोण पर स्थित होना, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 64, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं अपभू कहते हैं। ठीक है, उपभू। मान लीजिए पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, दोनों की न्यूनतम दूरी उपभू और अधिकतम दूरी अपभू। ठीक है, और जबकि उपसौर सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, उपसौर और अपसौर सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी। क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है। तो यह जनवरी में होती है, उपसौर 3 जनवरी को, जबकि अपसौर 4 जुलाई को। ठीक है, अगला देखते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर सभी जीवी जव जयमंडल में शामिल। क्वेश्चन नंबर 67, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। यह प्रेरी, बी है स्टेपी, सी है सवाना, डी है डी, इनमें से इसका राइट आंसर सी सवाना के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रेरी जो है यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है अमेरिका और कनाडा में। स्टेपी जो है यह भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो यूरेशिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा बी, आयरन ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 69 देते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो यह बनाती है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह जो क्वेश्चन करा रहे हैं सारे कक्षा 11, 12 यानी 11 में 2 बुक, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण, अब जबकि 12 में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इन चारों बुक से संबंधित 220 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एग्जाम में आपको 6 से 8 क्वेश्चन पीजीटी में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो के लिए आप लोग बार बार इसको पढ़िए। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए, 2, 3, 4 बार, जितनी दिन मतलब बचा हुआ है आप देखिए, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन अगर पूछता है इसमें से आप सही करते हैं तो समझिए आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए एक क्वेश्चन गलत होना या सही होना अंतर कर देता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और आप लोग जो जून माह में हमने प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जो लोग भी उस प्रैक्टिस सेट को नहीं लिए हैं, नहीं सॉल्व किए हैं, वह निश्चित तौर पर एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन को हानि होगी, 10 क्वेश्चन का कम सही होगा। ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त करके, जो भी आपको 6-7 दिन समय बचा हुआ है आप लेके उसको बार बार, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में आपको उस प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जो लोग नहीं लिए हैं बाद में पछताएंगे। जैव विविधता का संरक्षण निम्न से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियाँ कौन सी है। ठीक है, 20 का राइट आंसर जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। क्वेश्चन अगला देते हैं, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न से किसके उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो यह संरक्षण के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन अगला देते हैं 73, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो यह उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र
होता है या जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है, ठीक है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो या महासागरीय हो या महाद्वीपीय हो, दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो यह ब्राजील में हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, मर्केली स्केल की गहनता होती है? तो जो मर्केली स्केल होती है इसकी जो गहनता होती है 1 से 12 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संबंध में प्रासंगिक है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। 76 का हो जाएगा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 77, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यह बांग्लादेश के साथ है। 77 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 78 का ए, यह है चीन। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर जो है भारत का मानक यामोत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा पार कर रहे हैं तो निम्नलिखित नदी में से किस एक को, ठीक है, पार नहीं करेंगे? तो यह सिंधु नदी को आप पार नहीं करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी जो है यह जम्मू कश्मीर से सीधे कहाँ चली जाती है? आपका पाकिस्तान में चली जाती है, राजस्थान में जाती नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? यह है राजस्थान, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा, डी है सिद्धि, ये में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों का नाम आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 82, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नेपाल। 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवाती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो यह लक्षद्वीप में जाएंगे, कि जो करवाती द्वीप है यह लक्षद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वो कौन सा देश है? तो यह है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती, जबकि भूटान, बांग्लादेश, चीन, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सबसे आपकी सीमा लगती है। और साथ ही जो जलीय पड़ोसी देश हैं भारत के वह है मालदीव और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 86, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है? तो उसको कहते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 88, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा बी, कन्नड़ तट इसको बोला जाता है, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 89, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी, 1500 मीटर लगभग उसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 90, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो यह 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 91, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो जो डोडा बेटी है या नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो बुलर झील है या विवर्तनी झील है, विवर्तनी, ठीक है, विवर्तनी झील है। क्वेश्चन नंबर 93, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी, 93 का हो जाएगा बी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सांभर झील है, जो लवण युक्त झील है। यह कहाँ है? आपका राजस्थान में, जबकि बुआ और डल झील यह सब मीठे पानी की झील है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यह गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, या लंबी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यह है गंगा, बी है कृष्णा, सी है ताप्ती, डी है सिद्धि, ये में से कोई नहीं। तो ताप्ती नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला 97, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो सोन नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। 97 का हो जाएगा सी, जबकि दामोदर को पश्चिम बंगाल में बंगाल का शोक कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? 98 का हो जाएगा सी, गंगा नदी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 99, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में इसमें शामिल जो नदी है वह सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं है। 99 का हो जाएगा भी, पंचनद में 5 नदियां हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम, ब्यास, ठीक है, सतलुज, एक है सतलुज। अगला देखते हैं 100, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो यह नर्मदा नदी। नर्मदा, ताप्ती नदियाँ ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो इसको कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 102, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम में। ये कहाँ पे है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 103, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यह कालबैसाखी, बी है व्यापारी पवन, सी है लू, डी है यदि इनमें से कोई नहीं तो इसको लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 104, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ इसकी उद्गम स्थल है? तो यह भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर में यह उद्गम इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो यह जून के प्रारंभ में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 106, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता होती है? तो शीत ऋतु की जो विशेषता होती है यह होती है गर्म दिन होता है और ठंडी रातें होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो यह 1/3 1/3 यानी 33.33%। ठीक है। अगला 109, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? ठीक है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, डी है 1 से 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यहाँ विषम जलवायु नहीं पाई जाती, यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है कौन सा ठीक नहीं है? तो सी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ए है उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, बी है उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, सी है उत्तर पश्चिम भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी है 1 से 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। जब सूर्य, ठीक है, मकर रेखा पर गुजरेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है, वहाँ पे जब सूर्य सीधा चमकेगा तो भारत में क्या हो जाएगा? ठंडी हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम भारत में ठंडी होने के कारण वहाँ पे उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 101, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो सिनकोना के वृक्ष होते हैं यह जो होते हैं 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। यह सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन अगला देते हैं 113, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 113 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में शामिल हैं? ए है मानस, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है नीलगिरी, डी है 1 से 3, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से 1 से अधिक जो नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी दोनों जैव मंडल नीचे में शामिल है जबकि मानस नहीं है। ठीक है, याद रहे आपको 12 जैव मंडल नीचे विश्व के, ठीक है, विश्व के जीव मंडल नीचे में शामिल है जबकि 12 टोटल 18 जीव मंडल नीचे है। क्वेश्चन नंबर 115, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो यह पर्णपाती वन के उदाहरण है। जो चंदन वन होता है यह आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, आप लोग सदाबहार पर मत मारना, ठीक है, गलत हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वहाँ पे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह बाघ को शिकार से बचाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117, नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 118 देते हैं, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो यह 12 है। 12 में कुल टोटल कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो यह 18। क्वेश्चन नंबर 119, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो यह 33% होना चाहिए। वन नीति 1952 के अनुसार संपूर्ण भूभाग के 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 120। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो क्वेश्चन नंबर 120 का हो जाएगा सी, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। जहाँ से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं वहाँ तो मुसीबत खड़ी ही होगी, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे भी मुसीबत खड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर अगला 121। जनसंख्या में बच्चों का एक अनुपात, बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यह उच्च जन्म दर से यहाँ हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है उच्च जन्म दर से। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का हो जाएगा बी, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि ही जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 123। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, उसको ही साक्षर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो यह असम में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको बिहार पश्चिम बंगाल मार देते हैं, लेकिन असम में यही इसका सही होगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 125। उत्तरांचल के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 125 का जगह सी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 26 देखते हैं 100। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में बाढ़ आती है दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन अगला 127। इनमें से किस नदी में मझौली नदी या द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया की सबसे बड़ी नदी या द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 128। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो यह वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, जबकि भूस्खलन जो है यह भौमिकी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला 129। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ठीक है, भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, यही भूगोल का वर्णन नहीं करता, जबकि यह पहला और दूसरा करता है। क्वेश्चन नंबर 130 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो होते हैं यह भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है, जबकि यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह है प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 132 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। टोटल मानव भूगोल के 6 उपागम है। आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 12 की बुक जरूर पढ़ेंगे होंगे, देखे होंगे। जो लोग भी नोट्स लिए होंगे उनको ये सब चीज़ें बताया गया, अच्छे से समझाया गया है, उनकी तैयारी सबसे बेहतर होगी, हमारा ये मानना है। क्वेश्चन नंबर 133। चिकित्सा भूगोल निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ए है चिकित्सा भूगोल, बी है पर्यटन भूगोल, सी है सांस्कृतिक भूगोल, डी है एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी जो है यह सामाजिक भूगोल के उपशाखा नहीं है, यह जो है आर्थिक भूगोल का उपशाखा है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक उद्योग और संसाधन। ठीक है, और कृषि, तीनों जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि आटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र ये सब विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ठीक है, प्रतिकर्ष कारक इसमें कौन नहीं है? तो यह सी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं जो है यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यह क्या है? अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक ये वह कारक होता है जो आपको आकर्षित करते हैं अपने ओर बसने के लिए, जैसे शैक्षिक सुविधाएं, रोजगार के अवसर, ठीक है, ये सब चीज़ें। आप प्रतिकर्ष कारक जो होता है वह मजबूर करते हैं आपको वहाँ से चले जाने के लिए, जैसे जलाभाव, बेरोजगारी, युद्ध, भूखमरी, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 138 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का इसका राइट आंसर है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, यही बिल्कुल गलत है, जबकि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे थे। जनांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किसमें संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न में से निम्न किया है? ठीक है,
तो ये है इसका राइट आंसर। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवाह जो है उसी से संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात कम हुआ है। ठीक है, निम्न मतलब कम होना। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह 15 से 59 वर्ष जो आयु के लोग होते हैं यह कार्यशील आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटविया का। ठीक है, यह एनसीईआरटी कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको आप मानेंगे। क्वेश्चन नंबर इन ऑप्शनों में से क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात का, मात्र 1000 पुरुष पे। ठीक है, 1000 पुरुष पे मात्र 300 कुछ स्त्रियाँ वहाँ पे केवल हैं। सोचिए कितना कम लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है, या गुण में सकारात्मक परिवर्तन या विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 144, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो यह डॉक्टर महबूब उल हक का देन है, या पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है? ठीक है, तो गेहूं जो है रोपड़ फसल नहीं है, काफ़ी, गन्ना, केला, रबड़, कहवा, ये सब रोपड़ फसल है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न देशों में से किस में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? तो यह डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 147, फूलों की कृषि कहलाती है? तो उसको कहते हैं पुष्प उत्पादन, फूलों की कृषि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिकों समूहों द्वारा किया गया था? तो यह रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि के अंतर्गत बताए केला, चाय, कहवा, कॉफ़ी, ये सब का। क्वेश्चन नंबर 149, डेनमैन ग्लेशियर स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 150, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, कृषि प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 152, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो यह है आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 153, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ठीक है, तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है यह। ठीक है, इसमें मिश्रित कृषि में पशुपालन और अनाज उत्पादन दोनों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पे ढूंढना है 154 में। ठीक है, हुगली के सारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए, बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सी है, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की औद्योगिक कार्य के रूप में कोयला शक्ति को महत्व को कम किया, बिल्कुल सही है, तो इसका भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि जो सार्वजनिक होता है वो उसको कहते हैं समाजवाद। मिश्रित पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में से कौन सा एक प्रकार उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो यह आधारभूत जो उद्योग होता है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो है यह तृतीय क्रियाकलाप है, बुनाई जो है यह द्वितीय क्रियाकलाप है, और खेती जो है यह प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? ठीक है, तो इसमें मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि इस्पात, प्रगलन, वस्त्र निर्माण ये सब द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो यह सेवा क्षेत्र जो होता है यह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 160, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर अगला 161, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से होकर गुजरता है? तो यह डार्विन से मेलबर्न के बीच में होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 162, किस देशों में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर, इन देशों में, ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो वह अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वह विश्व का बृहत्तम मार्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित होता है? तो पेट्रोलियम
परिवहित होता है। क्वेश्चन नंबर 165, चैनल टनल जोड़ता है तो यह पेरिस को लंदन से जोड़ता है। 165 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 165 का सी। क्वेश्चन नंबर 166 देते हैं, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं तो उसको कहते हैं विस्तृत पत्तन। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है तो एशिया महाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 168, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है तो यह वेनेजुला। ठीक है, यह कक्षा 11-12 जो एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न है, टोटल 220 क्वेश्चन को इस वीडियो में कराया गया है। इस वीडियो से आपके पीजीटी एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग पीजीटी भूगोल विषय का एग्जाम देंगे 22 तारीख को जुलाई में, तो आप लोग जो लोग भी पीजीटी का एग्जाम देंगे, आप लोग इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार जरूर देखिएगा, डेली देखिएगा एक बार टाइम निकाल के। इससे आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो आपके 100% सही होने के चांस है। ठीक है, आप लोग जो जून माह में हमने 10 प्रैक्टिस सेट पीजीटी भूगोल विषय के लिए बिहार के लिए कराया हुआ है, उसको अगर आपने नहीं लिया हुआ है अभी भी, तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके उस प्रैक्टिस सेट को लेके ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो एग्जाम के बाद आप ज़रूर पछताएंगे जब आपका 1-2 क्वेश्चन से नहीं होएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, निम्न व्यापार समूह में भारत किस एक का सदस्य है तो इससे है साप्टा का। क्वेश्चन नंबर अगला 170, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है तो यह रेखीय बस्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है तो यह प्राथमिक आर्थिक क्रिया, जबकि शहरी बस्तियों के लिए द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम होती है। ठीक है, और ग्रामीण बस्तियों के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप होती है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है तो यह मेसोपोटामिया में रही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 173, 2006 का प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे तो यह 43 मिलियन सिटी थे। क्वेश्चन नंबर 174, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास के एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में से निम्न में से किस प्रकार के संसाधन, निम्न में से यहाँ पे किस प्रकार के होना चाहिए था संसाधन सहायक है तो यह वित्तीय संसाधन सहायक है। क्वेश्चन नंबर 175, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल अवरुद्ध देश है तो यह इथोपिया। ठीक है, इथोपिया जो है वह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थलबद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री जिसको कहते हैं, स्थल अवरुद्ध या लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो इथोपिया जो है यह स्थल अवरुद्ध है, यहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा स्थल अवरुद्ध देशों में यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 176, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री है तो यह कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, जबकि इथोपिया जो है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। तो आप लोग दोनों में अंतर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 177, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा किस पर्वत के तलहटी में स्थित है। यह आपकी एनसीईआरटी कक्षा 12 जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसमें इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के बारे में दिया हुआ है। तो इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है जिससे आपको एग्जाम में ज़रूर पूछने की संभावना है, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि अदीस अबाबा का विस्तृत वहाँ पे वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे बताया हुआ है एनसीईआरटी में अदीस अबाबा एक पर्वतीय, ठीक है, घाटियों में स्थित है। तो यहाँ पे तलहटी की बात हुई, यानी अदीस अबाबा किस पर्वत की तलहटी में स्थित है यही आपको बताना है। ए है इंटोटो पर्वत, बी है सेमिनियम पर्वत, सी है बेल पर्वत, डी है आदि, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए इंटोटो पर्वत। ठीक है, 177 का होगा राइट आंसर, 177 का ए इंटोटो पर्वत। क्वेश्चन नंबर 178 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी देश है। ए है लेबनान, बी है स्विट्जरलैंड, सी है अर्मीनिया, डी है 130, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से 130। तीनों जो देश हैं यह पहाड़ी देश हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला पहाड़ी देश जो है वह है भूटान। भूटान जो है, ठीक है, पूरी तरीके से पहाड़ी देश है। 98 कुछ % यह पहाड़ी देश है भूटान, जबकि लेबनान, स्विट्जरलैंड, अर्मीनिया 80% से अधिक भूभाग इसका पहाड़ी है। तो अगर पूछ दे प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो आपको भूटान मानना है। क्वेश्चन नंबर 179, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है तो यह है 121 करोड़। 2011 जनगणना के अनुसार, इस समय के अनुसार अगर जनगणना रिपोर्ट जब आएगी तो 140 करोड़ से अधिक पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का
घनत्व सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। सब सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है? बिहार में है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में। तीसरे नंबर पे पूरे भारत में केरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, अगर दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आपको केरल मारना है, दक्षिण भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है अगर पूछ रहा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक पूछे तो गोवा हो जाएगा। अनुपात का मतलब प्रतिशत अगर पूछे तो गोवा, अगर जनसंख्या केवल पूछ रहा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो है भारतीय आर्य यानी इंडो आर्यन समूह है जो है, यह भारत का विशालतम भाषाई समूह है। इसको दर्दी भाषाई समूह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 183, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत को निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? तो यह 134वां थी। यह जब NCERT में दिया हुआ है 2011 के अनुसार भारत की पूछ लिया है तो आपको 134 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 184, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो यह केरल की है। क्वेश्चन नंबर 185, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? तो यह बिहार की स्त्री साक्षरता सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 186, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है मतलब कम है? तो यह हरियाणा का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 187, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता उच्चतम है? तो यह लक्षद्वीप की है। क्वेश्चन नंबर 187 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पे अवस्थित नहीं है? तो ये भोपाल जो है नदी तट पे अवस्थित नहीं है। ये सब आपको खुद दिख रहा होगा, TRE 2 में सब क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, BPSC TRE 2 PGT भूगोल में पूछा हुआ था। अभ्यास प्रश्न आप लोग खुद देख लीजिए कितने अभ्यास प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 189, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम नगर की कौन सा एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? यह है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। नगर पालिका नगर निगम होना, यह भी सही है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यह सही नहीं है। ठीक है, 75% से अधिक, ठीक है, पुरुष जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र से अलग कार्य करना, ये होना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्रिया नहीं करना चाहिए, प्राथमिक गैर प्राथमिक कार्य यहाँ पे होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो गंगा के जलोढ़ मैदान में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों का, ठीक है, नहीं की जा सकती। जबकि हिमालय की निचली घाटियाँ, राजस्थान के अर्ध एवं अर्ध शुष्क, ये सब में परिक्षिप्त मतलब पूर्वायुक्त ग्रामीण बस्तियाँ, तो जलोढ़ मैदान में सहंत बस्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 191 देते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, बिहान, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। यह भी TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से कौन सा एक भूमि उपयोग का संवर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि भूमि उपयोग का संवर्ग नहीं है, जबकि प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, वन भूमि और गैर कृषि कार्य वाला भूमि, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 193, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो इसका राइट आंसर है वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो यह मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 195, शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है यह शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं बोई जाती है। गन्ना के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 196, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो यह मैक्सिको और फिलीपींस में। मैक्सिको में यानी ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे आपका गेहूं, और फिलीपींस गर्म प्रदेश है और ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पे चावल। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है चक्रीय संसाधन है। ठीक है, देखिए जल, अगर आप कक्षा 10 की NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे चक्रीय नहीं दिया रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा जल जो है चक्रीय भी है, अजैव भी है, ठीक है, और अनवीकरण भी है, अनवीकरणीय भी है, तीनों है। ठीक है, तो कक्षा यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? जल संसाधन, बिल्कुल नवीकरण संसाधन है जल।
और अनवीकरण नहीं है, नवीकरण, क्योंकि जल को हम बार बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं। नवीकरण भी है और चक्री भी है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, चक्री है, तो आपको चक्री मानना है। अगर नवीकरण रहता ऑप्शन में तो वो भी सही होता है, अगर अजैव रहता तो वो भी सही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में जिसे कुल भूमि जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 198 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो यह सिंचाई में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका घरेलू कार्य। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यह असम में। 201 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, भारतीय परमाणु। क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला होता है, इसको भूरा कोयला ही जो होता है इसको भूरा हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? तो जो ताप ऊर्जा है यह अनवीकरण स्रोत है, जबकि जल और सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 204, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है, जबकि बाजार, पूंजी, श्रम ये सब की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह टाटा एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टाटा एवं इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एवं इस्पात कंपनी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 206, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि यह एक पत्तन है, बिल्कुल सही है। यह एक वित्तीय केंद्र है, ये भी सही है। यह कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 207, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता हावड़ा जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। देखिए रिसड़ा में सबसे पहले, पश्चिम बंगाल के रिसड़ा नामक स्थान पे सबसे पहले जूट कारखाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह उत्तर प्रदेश। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न के हैं, तो आप लोग जो बता रहे हैं वही सही मानना है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी का वही मानेगा। वर्तमान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी को मानना है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो यह 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 16 मंडलों में। अब आप लोग 18 मानेंगे तो आपका गलत होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 16 ही अभी दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 210, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच जोड़ता है? तो यह गंगा नदी पे है, हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। 211, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 1923 में हुआ था, ये भी TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार जब एक ही देश में अलग अलग राज्यों का व्यापार हो उसको अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो यह विशाखापत्तनम, ये भी TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला देते हैं, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है? तो यह समुद्र और वायु मार्ग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यह यमुना नदी है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलजन्य रोग है? तो यह अतिसार, ये भी TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। आप लोग सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन TRE 2 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 270, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 218, प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं? तो यह प्रवास के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 219, किस राज्य में मालवा का मैदान स्थित है? तो यह पंजाब में मालवा का मैदान स्थित है। ठीक है, अब मालवा का पठार मत सोच लीजिएगा, मालवा का पठार आपको राजस्थान, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में स्थित है, जबकि जो मालवा का मैदान है वह पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 200, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षित या अवशिष्ट पर्वत है? ए है बिंदन, बी है नीलगिरी, सी है बूटे पर्वत, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये था बिहार PGT भूगोल विषय का कक्षा 11 और 12 जो एनसीईआरटी के
टोटल 220 अभ्यास प्रश्न थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने अपने तरफ से ही इसमें कराया हुआ है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। आपको TRE 3 में भी इससे कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखे रहेंगे, बार बार देखे रहेंगे, सारे क्वेश्चन को याद कर लिए रहेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में लाभ होगा। अगर आप लोग नए व्यूअर हैं, TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं जो अगस्त माह में आने वाला है, उसके लिए अगर आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके बहुत ही मिनिमम चार्जों में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग TRE 3 के लिए, ठीक है, एग्जाम देने वाले हैं, अगर अभी तक जून माह में कराए गए प्रैक्टिस टेस्ट से आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, नहीं तो बाद में आप लोग ज़रूर पछताएंगे, क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। उस प्रैक्टिस सेट को हमने एक प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को, ठीक है, कराया हुआ है। अभी इसके पहले वाले वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से उस क्वेश्चन के स्तर को देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा वह आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेके सॉल्व कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।